नमस्कार, न्यूज स्टेटस एआई चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताते हैं बूथ कैप्चरिंग का काला इतिहास। जब हम और आप वोट डालने जाते हैं तो यह मानकर चलते हैं कि हमारा एक एक वोट गिना जाएगा। यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन भारत के चुनावी इतिहास में एक ऐसा दौर भी था जब इस ताकत को सरेआम छीना जाता था। इसे बूथ कैप्चरिंग कहते थे। सोचिए, आप वोट डालने बूथ पर पहुंचे और वहां पहले से कुछ लोग बंदूक लेकर खड़े हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि वोट तो पड़ चुका है, अब आप घर जाइए। या फिर वो आपके सामने ही सारे बैलेट पेपर पर अपनी पार्टी का ठप्पा लगा रहे हैं। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की एक कड़वी सच्चाई थी, जिसका जहर कई दशकों तक हमारे चुनावी तंत्र में घुला रहा। बूथ कैप्चरिंग का सरल मतलब है चुनाव बूथ पर जबरन कब्जा कर लेना। 1970 का दशक, 80 का दशक भारतीय राजनीति में बड़े बदलावों का दौर था। इसी दौर में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं अपने चरम पर पहुंच गईं, खासकर कांग्रेस के शासनकाल में। सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की होड़ इतनी बढ़ गई कि राजनीतिक दलों ने हर तरह के हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। बूथ कैप्चरिंग अब कोई छिटपुट घटना नहीं रह गई थी, बल्कि यह चुनाव जीतने की एक सोची समझी रणनीति बन चुकी थी। इस दौर में बाहुबलियों का राजनीति में सीधा प्रवेश हुआ। पहले वे नेताओं के लिए काम करते थे, अब वे खुद नेता बनने लगे। कांग्रेस पर आरोप लगा कि उन्होंने ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जिनका आपराधिक रिकॉर्ड था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बूथ कैप्चरिंग के दम पर जीत सुनिश्चित कर सकते थे। इस दौर की राजनीति में किसी भी कीमत पर जीत का मंत्र हावी हो गया था। जब राजनीतिक मुकाबला कड़ा होता तो पार्टियां बूथ कैप्चरिंग का सहारा लेती थीं। यह एक तरह का शक्ति प्रदर्शन बन गया था। जब भी बूथ कैप्चरिंग की बात होती है तो दो राज्यों का नाम सबसे पहले आता है। बिहार, उत्तर प्रदेश 80 और 90 के दशक में ये दोनों राज्य बूथ कैप्चरिंग की प्रयोगशाला बन गए थे। जातिगत समीकरण, जमींदारी का वर्चस्व, स्थानीय बाहुबलियों का दबदबा, इन सब ने मिलकर बूथ कैप्चरिंग के लिए एक उर्वर जमीन तैयार की। बिहार में तो बूथ कैप्चरिंग को बूथ लूट कहा जाता था। कुछ शक्तिशाली जातियों के लोग पूरे गांव को बंधक बना लेते थे और फिर सारे वोट खुद ही डाल देते थे। यह एक संगठित अपराध की तरह था, जिसमें स्थानीय बाहुबलियों को नेताओं का पूरा संरक्षण प्राप्त होता था। उत्तर प्रदेश की कहानी भी इससे अलग नहीं थी। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के इलाकों में चुनाव अक्सर जातियों की लड़ाई में तब्दील हो जाते थे। हर जाति का बाहुबली यह सुनिश्चित करना चाहता था कि उसके समाज का वोट सिर्फ उसी के पसंदीदा उम्मीदवार को मिले। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते थे। कई ऐसे चुनाव हुए जहां सैकड़ों बूथों पर पुनर्मतदान कराना पड़ा। 1990 के दशक में टी.एन. शेषन के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद इस स्थिति में एक बड़ा बदलाव आया। शेषन ने चुनाव आयोग को दी गई शक्तियों का पूरी कठोरता से इस्तेमाल किया। उन्होंने यह साफ कर दिया कि चुनाव आयोग अब मूक दर्शक बनकर नहीं रहेगा। उन्होंने पहली बार नेताओं और राजनीतिक दलों को आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के लिए मजबूर किया। उन्होंने केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को अनिवार्य किया। शेषन के कार्यकाल में वोटर आईडी कार्ड यानी मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत हुई। इसके अलावा उन्होंने चुनाव प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने का चलन शुरू किया। सबसे बड़ा और क्रांतिकारी सुधार था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का आगमन। बैलेट पेपर, बैलेट बॉक्स ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग को लगभग नामुमकिन बना दिया। ईवीएम के साथ बाद में वीवीपैट यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को जोड़ा गया। इन तकनीकी सुधारों ने भारत में चुनावों को काफी हद तक निष्पक्ष और सुरक्षित बनाया है। आज 2025 में बूथ कैप्चरिंग की घटनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। निष्पक्ष चुनाव ही एक स्वस्थ लोकतंत्र की आत्मा है और इस आत्मा को जीवित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कानपुर से विवेक द्विवेदी की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज स्टेटस एआई चैनल, जो पूरी करे सच की जिज्ञासा।